गुड मॉर्निंग। मैं दिनेश शर्मा नर्सिंग टुडे ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। गुड मॉर्निंग बेटा, सभी को बहुत बहुत गुड मॉर्निंग। रियाज, सायर, दिनेश, कमल, सभी अपने फ्रेंड्स को इन्फॉर्म कर सकते हैं, बता सकते हैं कि हमारी जो क्लास है रेगुलर वो शुरू हो चुकी है और सर क्लास में आ चुके हैं। तो बेटा हम लोग जहां कल रुके थे उसी से आगे हम लोग बात करेंगे। जैसा कि आप लोगों को याद होगा, मैंने आप लोगों को बताया था कि अभी हम लोग जो शुरुआत कर रहे हैं वो कुछ प्रायोरिटी बेस्ड क्वेश्चनरीज से हम लोग शुरुआत कर रहे हैं। हम लोग शुरुआत कर रहे हैं कुछ लीस्ट प्रायोरिटीज क्या होती है, कुछ फर्स्ट प्रायोरिटीज क्या होती है, कुछ सेकंड प्रायोरिटीज क्या होती है। इन सभी के ऊपर बेसिकली हमारा फोकस रहने वाला है। जैसे जैसे जब इस पर हम आगे बढ़ेंगे हम टॉपिक टू टॉपिक डिस्कशन करते चलेंगे। कुछ दो क्लासें अगर फंडामेंटल की है तो दो स्किल रिलेटेड भी लेंगे, और दो स्किल रिलेटेड है तो दो साइकोलॉजी साइकेट्रिक रिलेटेड भी लेंगे, और कुछ इंपॉर्टेंट जो टॉपिक्स हैं एमएसएन रिलेटेड वो भी मैं यहाँ आप लोगों से डिस्कशन करने वाला हूँ। गुड मॉर्निंग बेटा, गुड मॉर्निंग। अब्बी चौधरी, भवानी शंकर, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग बेटा सभी लोगों को। तो देखो बेटा, जहां हम लोग रुके थे उसी से आगे हम लोग शुरुआत कर रहे हैं, और जहां तक मैं आशा रखता हूं आप लोगों को जो कल प्रश्न या क्वेश्चनरीज कराई गई हैं उस क्वेश्चनरीज के अंदर आप लोगों ने कुछ ना कुछ प्रैक्टिस जरूर की होगी। और जो प्रैक्टिस की है तो मैं आपको ये कहता हूं कि भाई जो आपने प्रैक्टिस की है उनको आप प्रॉपर रूप से मेंशन करते चले। और इसके अलावा एक मेरे पास बच्चे का फोन आया था और वो ये कह रहा था कि सर आप जो अपने नर्सिंग टुडे जो यूट्यूब चैनल है उसके ऊपर कुछ की पॉइंट्स डाल रहे हैं, क्या हम उनको इंपॉर्टेंट समझें? बेटा सब कुछ इंपॉर्टेंट है, नहीं तो क्या आपके और हमारे पास इतना फालतू समय है क्या? जो वहां पर मैंने की पॉइंट्स डाल रहा हूं, लगभग रोजाना के 15 20 की पॉइंट हम लोग डाल रहे हैं। और वो 20 की पॉइंट क्यों डाल रहे हैं कि जैसे आपके ये सीएचओ रिलेटेड है, एमपी सीएचओ रिलेटेड है, इनके अंदर जो डायरेक्ट क्वेश्चनरीज आती हैं उन सभी को हमने की पॉइंट्स के अंदर कन्वर्ट किया है। इसके अलावा ये जो की पॉइंट्स बनाए गए हैं ये मैं आपको बता दूं सन 1992 से जो 2020 तक जितने भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स हुए हैं, मतलब पिछले 28 साल के एग्जाम्स के की पॉइंट बनाकर सिंगल लाइन के अंदर आप लोगों को दिए जा रहे हैं, जिससे कि जब आप एग्जाम देने जाएं तो डायरेक्ट आपको वहां पर वो प्रश्न देखने को मिलेगा। बात समझ में आ रही है? कहने का मेरा बेसिक मकसद है कि जो की पॉइंट है वो की पॉइंट भी आप जरूर मेंशन करें। ऐसा नहीं है कि की पॉइंट फालतू है, सब चीजें हमारे काम की है। अगर हम एज ए कॉम्पिटेटिव एग्जाम देने जा रहे हैं, चाहे वो कोई सा ही हो, चाहे वो आप सीआरपीएफ दे रहे हो बेटा, चाहे वो आप ईएसआई प्रिपरेशंस कर रहे हो, ये एमपी जो आप प्रिपरेशंस, तो किसी भी प्रकार की प्रिपरेशंस के लिए आपको एग्जाम तो नर्सिंग रिलेटेड ही तैयार करना है। लेकिन सिर्फ डिफरेंस क्या है? तो डिफरेंस सिर्फ इतना सा ही है कि कहीं पर क्वेश्चन बहुत टफ आ जाते हैं, कहीं पर क्वेश्चन सिंगल लाइन आ जाते हैं, कहीं पर जो क्वेश्चंस होते हैं वो थोड़े मिड रेंज में आ जाते हैं। लेकिन प्रिपरेशंस अगर हमारी बेटर होगी तो आप छोटे मोटे प्रश्न तो वैसे ही हल करते चलोगे ना बेटा। तो देखो सभी को बहुत बहुत गुड मॉर्निंग बेटा। योगेश वैद्य, तो बेटा देखो ध्यान से सुने, हम लोग कुछ प्रायोरिटी बेस्ड क्वेश्चनरीज के बारे में शुरुआत कर रहे थे, तो आज उसी से आगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चनरीज के ऊपर डिस्कशन करने वाले हैं। और मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि मुझे आंसर नहीं, मुझे उसके जितने भी पॉइंट हैं ए बी सी डी उन सभी पर डिस्कशन चाहिए। उन सभी के बारे में मुझे ये चाहिए कि आपको वो समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा। तो सबसे पहले हम लोग शुरुआत कर रहे हैं हमारा प्रश्न लेकर के। देखो ध्यान दो, आराम से आप पहले प्रश्न को पढ़ें। प्रश्न को पहले पढ़ने के बाद ही आपने यहां पर आंसर देना है। और आंसर आप दें, डिटेल तो हम लोग पढ़ेंगे ही, एक एक के बारे में डिटेल पढ़ेंगे, और कुछ अगर एक्स्ट्रा होगा तो उस पर भी हम लोग जरूर डिस्कशन और चर्चा करेंगे। तो आराम से आप आंसर दें। दिख रहा है सभी लोगों को? प्रॉपर आवाज आ रही है ना? हाँ ठीक है बेटा। दिनेश, हाँ प्रॉपर आवाज आ रही है बेटा, ठीक है। किशन गुड मॉर्निंग बेटा। राजकुमार गुड मॉर्निंग बेटा। तो देखो प्रश्न आपके सामने है, समय खराब ना करते हुए जिस लिए हम लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं हम उसी पर मेन चर्चा करें तो ज्यादा बेटर है।
तो देखो ध्यान से सुन लें, आपके सामने है डॉब हॉफ ट्यूब आर यूज्ड फॉर। यहां पर कह रहे हैं कि डॉब हॉफ नाम की एक ट्यूब होती है और उसके लिए कह रहे हैं यूज्ड फॉर, किस काम में ली जाती है। ऑप्शन आपके सामने है, पहले एक एक ऑप्शंस को आप पढ़ें। देखो किसी भी एग्जाम में आप जब अपियर होते हैं तो आंसर देने का सबसे सही तरीका यही है कि पहले प्रश्न को पढ़ें, क्योंकि जहां पर आप तुक्का मारने जाएंगे तो 10 में से 9 गलत होंगे, एक ही सही होगा, तो माइनस मार्किंग होने के चांसेस हैं। भाई यहां पर हम इकट्ठे क्यों हुए कि हम ये जान लें कि क्या बारीकियां हैं कंपिटिटिव एग्जाम को अचीव करने की, क्योंकि सभी आपको पढ़ा तो देंगे लेकिन वो बारीकियां नहीं बताएंगे जो स्पेसिफाइड अचीवमेंट के लिए आपने चाहिए। तो बेटा देखो ध्यान से सुनो, हमने कहा डॉब ऑफ ट्यूब आर यूज्ड फॉर। पहले तो आप मुझे ये बताओ, आंसर देने की सोच रहे हैं चौधरी जी, अच्छा साहब बेटा, फोर बोलस फीडिंग। चलो आंसर आने तो एक एक करके, फिर मैं आपको बताने ही वाला हूं कि क्या बेसिकली होता है क्या नहीं होता है। दिख तो सबको रहा है और आवाज भी जहां तक मैं आशा करता हूं सभी को आ रही है। तो प्रश्न को पढ़ लिया होगा आप लोगों ने, आंसर तो करो यार। तो देखो ध्यान दो, आपने यहां पर सबसे पहले जो ध्यान देने वाली बात है, वो ध्यान देने वाली बात क्या है, तो आपको यहां पे कह रहे हैं ट्यूब। अब आपने नाम सुना है क्या इस ट्यूब का? आंसर दो बेटा। फोर कुमार जाट, कमल जाट। अच्छा कमल फोर, और तो कोई आंसर ही नहीं दे रहे, शर्मा रहे क्या? अरे शर्माओ मत, यहां तो नेट प्रैक्टिस कर लो, एग्जाम में जाकर के शर्माने की जरूरत ना पड़े। बात समझ में आ रही है? तो यहीं पे शर्माने की छोड़ दो, बेसिक प्रिपरेशन पर फॉलो कर। हाँ टी डी फोर्थ, चलो खैर आप सब लोगों ने अपनी तरफ से पूरा प्रयास किया। पहले मैं आपको यह बता देता हूं कि डॉब हॉफ बेसिकली चीज क्या है। देखो ध्यान से सुनिएगा कि मेन चीज है कि हमें पहले ये तो पता हो आंसर देने से पहले कि हमसे क्या पूछा जा रहा है या बेसिकली ये चीज क्या है। तो मैं आपको बता दूं, जो स्मॉल फ्रेंच साइज एनजी ट्यूब होती है, जिसको हम बोलते हैं स्मॉल बोर साइज, उसे हम डॉब हॉफ एनजी ट्यूब बोलते हैं। बात समझ में आ रही है? ध्यान से सुनना कि ये डॉब हॉफ क्या है। तो डॉब हॉफ का बेसिक मतलब होता है कि स्मॉल जो साइज है आपकी, उसको ध्यान देना, आपने यहां बताना है स्मॉल बोर साइज एनजी ट्यूब। जो स्मॉल बोर साइज की एनजी ट्यूब होती है, ध्यान से सुन लो, स्मॉल बोर, क्योंकि आज तक आपने सिर्फ एनजी ट्यूब सुना है, लेकिन एनजी ट्यूब तो बहुत प्रकार की है। आपने एबॉट ट्यूब का नाम सुना होगा, आपने सेंगस्टन ब्लॉकमोर का नाम सुना होगा, सैलम संप का नाम सुना होगा, लेविन का नाम सुना होगा, आर्टी का नाम सुना होगा। ये है क्या? सारी की सारी ही तो एनजी है, जो नाक से डाल रहे हैं और पेट तक या जहां तक डाल रहे हैं। तो बेसिक पॉइंट क्या है, पहले तो ये समझ ले, डॉब हॉफ, और डॉब हॉफ का मतलब है स्मॉल बोर, मतलब जिसकी फ्रेंच साइज कम होती है, वो जनरली ये ट्यूब कहलाती है। बात समझ में आ गई है? दूसरा पॉइंट आप यहां पे समझिएगा कि ये डॉब हॉफ जो ट्यूब होती है, अगर उसकी साइज आपसे स्पेसिफाइड एडल्ट में पूछी जाए, स्पेसिफाइड अगर एडल्ट में इसकी साइज पूछी जाती है, तो आपने यहां 12 फ्रेंच बोलनी है, जबकि जो हमारी रेगुलर एनजी ट्यूब होती है वो 16 फ्रेंच की यूज करते हो ना। अरे भाई बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही है? तो ध्यान से सुनिएगा, आपने यहां पे बताना है कि डॉब हॉफ जो ट्यूब होती है वो स्मॉल बोर साइज की ट्यूब होती है, मतलब इसका जो ल्यूमन का डायमीटर होता है वो स्मॉल होता है, जिसको हम फ्रेंच में बोलते हैं ना। इसके अलावा आपने बताना कि अगर आपसे पूछे कि व्हाट इज द साइज ऑफ बोर हॉफ ट्यूब आर यूज इन एडल्ट, कि एडल्ट में कौन सी साइज यूज करेंगे, तो आपने 12 फ्रेंच बोलनी है।
लेकिन अगर एनजी ट्यूब बोलेंगे तो 16 फ्रेंच बोलनी है। ये सिर्फ डॉबहॉफ की बात कर रहे हैं, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट आपने यहां पे ध्यान देना है कि ये डॉबहॉफ जो ट्यूब स्पेसिफाइड यूज होगी वो यूज होती है कंटिन्यूअस फीडिंग। किस लिए यूज होती है बेटा? कंटिन्यूअस। अगर किसी भी पेशेंट को कंटिन्यूअस फीड दे रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल क्लाइंट इज अनकॉन्शियस, मान लीजिए कि जिस मरीज को फीड दे रहे हो अनकॉन्शियस है और लगातार कंटिन्यूअस फीडिंग आप उसको दे रहे हैं, तो वहां पर हम बड़े साइज की ट्यूब यूज नहीं करके स्मॉल साइज की ट्यूब को यूज करते हैं, और वो स्मॉल साइज की ट्यूब ही क्या कहलाती है? डॉबहॉफ कहलाती है। तो बेसिकली आंसर तो ऑप्शन पहले में ही मिल गया है। तो यहां पर आपको ध्यान देना है कंटिन्यूअस फीडिंग के लिए डॉबहॉफ ट्यूब चाहिए। अब यहां पर सॉरी, यहां पर हमने क्या लिखा? सक्शनिंग। तो चलो इसके बारे में एक पॉइंट में पहले आपको बताऊंगा कि फीडिंग के लिए हमें चाहिए कौन सी ट्यूब चाहिए। तो फीडिंग के लिए डॉबहॉफ चाहिए। ये क्या लिख रहा है? सक्शनिंग लिख रहा है। तो सक्शनिंग के लिए डॉबहॉफ नहीं चाहिए। जनरली जो कंटिन्यूअस फीडिंग देते हैं ना, उस कंटिन्यूअस फीडिंग में हमें चाहिएगी डॉबहॉफ ट्यूब। अब कंटिन्यूअस सक्शनिंग में क्या चाहिए फिर? कंटिन्यूअस सक्शन अगर किसी भी क्लाइंट को करना चाहते हो तो ऐसी स्थिति में सैलम संप जो ट्यूब होती है एनजी, वो यूज आती है। तो देखो एक एक पॉइंट के बारे में मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले आप यहां पे ध्यान दें कि अगर आपको ट्यूब के बारे में पूछा जा रहा है और ट्यूब के बारे में स्पेसिफाइड अगर आप बताएं, तो आपने यहां पर ध्यान देना है कि अगर आप किसी भी पेशेंट को कंटिन्यूअस अगर सक्शन करना चाहते हैं, तो कंटिन्यूअस सक्शन के अंदर तो आपने पहले बताना है सैलम संप। मान लीजिए एग्जामिनर अगर आपको कहता है कि सैलम संप ट्यूब आर यूज्ड, तब आप आंसर करोगे कंटिन्यूअस सक्शन। मतलब हमारा पहला ऑप्शन तो लगातार सक्शनिंग को बोल रहा है। जब एब्डोमिनल डीकंप्रेशन करते हैं तो हमें सैलम संप की जरूरत पड़ती है, डॉबहॉफ की जरूरत नहीं पड़ती है। दूसरा ऑप्शन आपने प्रश्न के अंदर देखा जहां पर बोल रहे हैं कंटिन्यूअस फीडिंग, तो कंटिन्यूअस जो फीडिंग है ना बेटा, उसके लिए स्पेसिफाइड जरूरत पड़ती है डॉबहॉफ एनजी ट्यूब की जरूरत पड़ती है। तो आप देख लो हर ऑप्शन, मैंने क्या कहा कि आप ये कोशिश ना करें कि प्रश्न का उत्तर क्या है, ऑप्शंस को पढ़ते चले। भाई ऑप्शंस को अगर हम पढ़ते चलेंगे तो मिस्टेक और एरर होने के चांसेस मिनिमम होंगे। तो यहां पर देखो हमने क्या कहा, अगर आप किसी भी रोगी को लगातार सक्शन कर रहे हो, फॉर एग्जाम्पल कोई पॉइजनिंग का केस है, एब्डोमिनल कंप्रेशन पैदा हो रहा है, तो आपने सैलम संप ट्यूब चाहिए। और ये सैलम संप जो है डबल ल्यूमन की होती है। कैसी होती है? डबल ल्यूमन ट्यूब होती है। तो इसका तो बेसिक मतलब आप समझ लें। डॉबहॉफ जो ट्यूब होती है लगातार फीडिंग देने के लिए होती है, लेकिन एग्जामिनर ये भी तो पूछ सकता है कि डॉबहॉफ ट्यूब जो होती है उसे कितने दिनों में चेंज करना चाहिए। चलो पहले तो ये बताओ कि नॉर्मल जो ट्यूब होती है एनजी ट्यूब, उसको कितने दिनों में चेंज करते हैं। तो बेटा नॉर्मल जो एनजी ट्यूब की आप बात करोगे, नॉर्मली जो है आप उसको एक वीक में चेंज कर देते हो। भाई नॉर्मल जो बेटा एनजी ट्यूब है उसको तो हम एक सप्ताह में चेंज कर देते हैं, लेकिन डॉबहॉफ जो ट्यूब आती है वो आपके 2 वीक में चेंज करना चाहिए। भाई 2 वीक में आप इसको क्या करोगे? चेंज करोगे। तो ये भी एग्जाम में पूछे जाने वाला प्रश्न है। तो अब तक हम लोग ने बात की है दोनों पॉइंट के बारे में। कौन से दोनों पॉइंट? हमने कहा कि डॉबहॉफ ट्यूब क्या काम आती है। पहला पॉइंट हमने कहा कंटिन्यूअस सक्शन,
तो कंटिन्यूअस सक्शन के लिए तो काम आ रही है सैलम सम, कंटिन्यूअस फीडिंग के लिए काम आ रही है डॉग ऑफ ट्यूब। डॉग ऑफ का मतलब है स्मॉल बोर साइज की ट्यूब है। ये स्मॉल बोर साइज की ट्यूब जो है एडल्ट में पूछे तो 12 फ्रेंच साइज की बेटा आपने बतानी है, एक पॉइंट। दूसरा नेक्स्ट पॉइंट आपके सामने आता है और यह है साइक्लिक फीडिंग। ये क्या होती है बेटा? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ साइक्लिक फीडिंग? अरे साइक्लिक फीडिंग क्या है भैया? देखो बेटा ध्यान से सुनना, साइक्लिक फीडिंग की अगर हम बात कर रहे हैं तो साइक्लिक का मतलब है कि भाई आप जो फीडिंग दे रहे हो वो लगभग 16 घंटे के अंतराल से दी जा सकती है। कितने घंटों के अंतराल से? 16 आवर्स के इंटरवल से अगर हम क्लाइंट को फीडिंग दे रहे हैं तो वो साइक्लिक फीडिंग है। और साइक्लिक फीडिंग में भी नॉर्मल जो एनजी ट्यूब आती है जो कि 16 फ्रेंच साइज की आती है उसे ही यूज करते हैं। तो आपको जरूर पता होना चाहिए कि साइक्लिक का मतलब, तो साइक्लिक में आपने बताना है कि व्हेन द फीडिंग आर प्रोवाइडेड बाय द 16 आवर्स इंटरवल, कि 16 घंटे के अंतराल से अगर हम मरीज को फीडिंग देते हैं तो वो साइक्लिक फीडिंग है। और यहां पर हमारी जो नॉर्मल राइल्स ट्यूब यूज करते हो वही आती है और उसकी फ्रेंच साइज, तो आपने यहां एडल्ट में 16 फ्रेंच साइज बतानी है। बात समझ में आ रही है? इसके अलावा बचता है बोलस फीडिंग। देखो बेटा ध्यान से सुनिएगा कि बोलस फीडिंग बच रहा है। तो बोलस का मतलब, बोलस का सीधा सीधा मतलब होता है कि अगर आप किसी भी क्लाइंट को लार्ज क्वांटिटी देना चाहते हैं और समय मात्र आधे से 1 घंटे का है, मतलब अधिक मात्रा की फीड को कम समय में अगर हम रोगी को देना चाहते हैं तो वो जनरली क्या कहलाता है? बोलस फीडिंग कहलाता है। तो ध्यान से सुन ले कि बोलस, और बोलस का बेसिक मतलब है कि जो फीडिंग आप दे रहे हैं वो फीडिंग की लार्ज क्वांटिटी है और लार्ज क्वांटिटी कम समय में होती है। कम समय पूछे तो 30 से लेकर 60 मिनट। आपने अधिक मात्रा की फीड को 30 मिनट से 60 मिनट के अंतराल में देना होता है। यहां पर भी जो नॉर्मल एनजी ट्यूब 16 फ्रेंच साइज की यूज करते हैं ना, वही यूज होती है। तो कहने का मतलब है कि बोलस फीडिंग में भी आपकी नॉर्मल ट्यूब यूज हो रही है, साइक्लिक में भी नॉर्मल ट्यूब यूज हो रही है, कंटिन्यूअस सक्शन में आपके सैलम संप यूज हो रही है। इसका मतलब बच क्या गया? कंटिन्यूअस जो फीडिंग आप मरीज को दोगे यहां पर डॉग ऑफ ट्यूब को यूज करना चाहिए। बात समझ में आ गई होगी जहां तक मेरा मानना है कि जिस भी तरीके से आपको प्रश्न पूछे उसी तरीके से आपने प्रश्न बताने हैं। इसके अलावा ट्यूब तो बहुत सारी है। जब मैं आपको एनजी ट्यूब उसके पैटर्न और टाइप्स पढ़ाऊंगा तब मैं आपको बताऊंगा सैलम संप क्या है, तब मैं आपको बताऊंगा सेंगस्टेन ब्लैकमोर क्या है, मैं आपको बताऊंगा लेविन बेसिकली क्या होती है, इनकी लेंथ कितनी होती है। जैसे यहां पर तो ठीक है आपने बता दिया कि डॉग ऑफ ये काम आ रही है, कंटिन्यूअस में आ रही है, लेकिन आपने क्या नाम सुना है एबॉट एनजी ट्यूब का? एबॉट, ABOTT, एबॉट एनजी ट्यूब। अरे एबॉट एनजी ट्यूब का नाम सुना है क्या? एबॉट एनजी ट्यूब। चलो मैं आपको बेसिक बताता हूं, देखो ध्यान से सुनना कि अगर आपको यहां पर पूछा जाता है और आपको कहते हैं कि एबॉट जो एनजी ट्यूब आ रही है वो बेसिकली क्या काम आती है, भाई एग्जामिनर को तो सिर्फ इतना सा प्रश्न में ही हेरफेर करना है। भाई आपने डॉग ऑफ मैंने बता दी, राइल्स ट्यूब और लेविन आप जानते हैं और मैं डिटेल पढ़ाऊंगा, लेकिन यहां पर आपको पता हो कि मान लीजिए एग्जामिनर आपको क्या पूछ रहा है कि ये जो एबॉट ट्यूब आ रही है ये बेसिक काम क्या आती है, तो आपको दो चीजें पता होनी चाहिए। एक तो पता होना चाहिए
सैलम संप के बारे में, और एक पता होना चाहिए एबॉट ट्यूब के बारे में। कैसे? सैलम संप तो मैंने आपको बता दिया है कि कंटिन्यूअस सक्शन करते हैं, यह एब्डोमिनल डीकंप्रेशन के काम में आती है। याद होगा आप लोगों ने अगर ऋषिकेश एम्स का एग्जाम दिया है तो यहां पर यह काम में आ रही है आपके एब्डोमिनल डीकंप्रेशन एंड कंटिन्यूअस सक्शन। अगर हम पेशेंट को कंटिन्यूअस सक्शन करते हैं और एब्डोमिन को डीकंप्रेस, दबाव को कम करना चाहते हैं, तब तो सैलम संप ट्यूब काम में लोगे। इन सब के इमेजेस बेस्ड क्वेश्चनरीज में आपको सब बताऊंगा। लेकिन अगर आप चाहते हैं इंटेस्टाइनल डीकंप्रेशन, देखो ध्यान से सुनिएगा, आपने यहां बताना है अगर इंटेस्टाइनल डीकंप्रेशन चाहते हैं तब सैलम संप काम में नहीं आएगी, तब आपकी रायल्स ट्यूब काम में नहीं आएगी, तब क्या काम में आएगी बेटा? एबॉट एनजी ट्यूब काम में आएगी। बात समझ में आ रही है क्या बेटा? मिलर एबॉट, वेरी गुड, शाबाश। बेसिकली मिलर इज द नेम ऑफ साइंटिस्ट, ये वो नाम है जिन्होंने इस ट्यूब को बनाया, इसके बारे में बताया। तो आप ध्यान दें, इसका बेसिकली फुल नाम है मिलर एबॉट एनजी ट्यूब। तो मतलब समझिए कि सेंगस्टन ब्लैकमोर कहां आती है, मिलर एबॉट ट्यूब कहां आती है, सैलम संप ट्यूब कहां आती है, क्योंकि ये सभी ट्यूब इमेज बेस में भी आ रही हैं और इनके पर्पस, इंडिकेशन, साइज कितनी इंसर्ट करेंगे, एवरीथिंग आपको सभी कुछ एग्जाम में पूछा जा रहा है। और जितने भी पॉइंट हैं वो हम धीरे धीरे आगे डिस्कशन करेंगे। तो पहला प्रश्न तो हमारा हुआ, इससे आगे हम लोग नेक्स्ट बात करना चाहेंगे। हाँ, एक प्रश्न आपके सामने आ रहा है बेटा, ध्यान से सुनिएगा। यहां पर कह रहे हैं इंस्ट्रूमेंट टू डिटेक्ट द कलर ऑफ सॉल्यूशन। देखो ध्यान से सुनिएगा, यहां पर कह रहे हैं कि उस इंस्ट्रूमेंट का नाम बताओ जो कि क्या करता है, सॉल्यूशंस जो है ना बेटा आपके, उन सॉल्यूशंस के कलर जो हैं उन कलर को डिटेक्ट करने का काम करता है। तो यहां पर कह रहे हैं कलर ऑफ सॉल्यूशन को पता करने में कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज होता है। अब आपने यहां पर ये तो बता दिया कि कलर अगर आप पता करना चाह रहे हैं, आंसर दो। हाँ, देखो आपके सामने आ रहा है, कह रहे इंस्ट्रूमेंट जो ये लिखे हुए हैं डिटेक्ट कर रहा है, क्या डिटेक्ट करेगा? कलर डिटेक्ट करेगा। किसके कलर को डिटेक्ट करेगा? सॉल्यूशन। कौन से सॉल्यूशन? फॉर एग्जांपल जो आपके आईवी फ्लूइड होते हैं, भाई आईवी फ्लूइड के कलर हो गए हैं, और जो डिफरेंट सॉल्यूशंस होते हैं जो कि हम अलग अलग थेरेपीज में यूज करते हैं, उनके कलर को डिटेक्ट करने के लिए कौन से प्रकार का इंस्ट्रूमेंट यूज किया जाता है? हाँ जी, फरमाते जाओ। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, आंसर आने दो। हाँ देखो बेटा ध्यान से सुने, बहुत बच्चे आंसर दे रहे हैं, सी बोल रहे हैं बच्चे, कुछ बच्चे ए ऑप्शन को भी आंसर दे रहे हैं। विक्रम ए बोल रहे हैं बेटा, मुकेश सी, वेरी गुड, पूजा बेटा सी, खामोश मीना सी। देखो बेटा ध्यान दो भाई, ये ठीक है, आपने मान लेता हूं मैं, मेरा मेन मोटो वही है कि आंसर ढूंढने से ज्यादा आप प्रयास करें, आंसर ढूंढने से ज्यादा आप प्रयास करें कि ये जो अन्य ऑप्शंस आपने लिखे हैं, ये अन्य ऑप्शन का बेसिक मतलब क्या है। हाँ है ना भाई, बेसिक एम तो हमारा यही है कि भाई इनका बेसिक हमें मतलब पता चल जाए, और जब हमें इनका बेसिक मतलब पता चल जाएगा तो अपने आप आंसर देना हमारे लिए बहुत आसान हो जाएगा। तो देखो प्रश्न को पढ़ ले, कह रहे इंस्ट्रूमेंट दैट इज यूज्ड टू डिटेक्ट द कलर ऑफ सॉल्यूशन।
कह रहे हैं सबसे पहला ऑप्शन आपके सामने, जिसको हम कहते हैं कि भाई फ्लेम फोटोमीटर। दूसरा है आपका, इसे हम कहेंगे कैलोरीमीटर, कोलरीमीटर, और है क्रोमेटोग्राफ। भाई ये ऑप्शंस आप आराम से पढ़ें, एक एक के बारे में आप बताएं। हाँ देखो बेटा, अब एक एक के बारे में अगर हम बात कर रहे हैं तो एक एक का बेसिक आप मतलब समझिएगा। जैसे एक एक ऑप्शंस मैंने यहां आपके सामने कलेक्ट किए हुए हैं। भाई सबसे पहले आप यहां पे ध्यान दीजिएगा कि आपके सामने जो ऑप्शन है, उस ऑप्शन के अंदर हमने यहां पे कहा कोलरीमीटर। देखो ध्यान से सुने, कोलरीमीटर बेसिकली है क्या? ऑप्शन को आप समझ लें, जब ऑप्शन समझ लेंगे तो गलती होने के चांसेस अपने आप ही नहीं होंगे। कह रहा है कोलरीमीटर, नाम से ही समझ में आ रहा है, कलर एंड डिटरमाइन द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, कि जो सॉल्यूशन आप यूज करते हैं उसके कलर को और कंसंट्रेशन को अगर पता करना है तो जनरली कोलरीमीटर एक इंस्ट्रूमेंट है जिसका यूज किया जाता है। अब इसकी जरूरत सिर्फ इसलिए पड़ रही है कि आपने देखा होगा कि हर एग्जाम, चाहे वो दिल्ली एम्स ले रहा हो, चाहे वो ऋषिकेश एम्स ले रहा हो, कुछ ऐसे अजीब प्रकार के प्रश्न भी आपके सामने आते हैं जहां पर उत्तर देना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो वही बेसिकली हमारा डिस्कशन है कि कोलरीमीटर वो इंस्ट्रूमेंट है जो कि कलर तो बताता ही है, लेकिन साथ में सॉल्यूशन की क्या बताता है, कंसंट्रेशन को भी बताने का काम करता है। जनरली होता क्या है कि जो आपकी कह सकते हो लाइट की वेवलेंथ होती है, जब वो किसी सॉल्यूशन में से गुजरती है तो सॉल्यूशन उसको एब्जॉर्ब कर लेता है जो उसके फेवर की है, और जैसे कलर का वो सॉल्यूशन हो जाता है भाई उसका बेसिकली नाम दिया जाता है। तो देखो ध्यान दें, यहां पर कह रहे हैं कि कोलरीमीटर जो यूज कर रहे हैं वो टेक्निक कोलरीमेट्री कहलाती है। और जनरली हम कह रहे हैं कि वेवलेंथ जब पास होती है, किससे पास होती है, सॉल्यूशन से पास होती है, तो वहां पर वो लाइट अवशोषित हो जाती है जिस कलर का वो सॉल्यूशन होता है। और जनरली बेसिक पॉइंट यही है कि कोलरीमीटर के बारे में आपको पता होना चाहिए कि बेसिक इंस्ट्रूमेंट, तो आंसर तो ठीक है, आपको यहां समझ में आ गया होगा कि बेसिक कोलरीमीटर ही वो इंस्ट्रूमेंट है जो सॉल्यूशन के कलर पता करता है। लेकिन हमने प्रश्न में कलर तो लिख दिया, लेकिन अगले एग्जाम में आपको एग्जामिनर ये भी तो पूछ सकता है कि कंसंट्रेशन सॉल्यूशन की कौन से इंस्ट्रूमेंट से पता चलती है। तो आप यहां ध्यान दीजिएगा कि सॉल्यूशन की जो कंसंट्रेशन है वो कंसंट्रेशन भी कोलरीमीटर से ही आपको पता चलेगी। बात समझ में आ रही है? तो सबसे पहला ऑप्शन तो आप यहां समझ लीजिएगा। अरे भाई बात समझ में आ रही है ना बेटा? नेहा वेरी गुड बेटा, भंवर ओके, गुड मॉर्निंग बेटा सभी को। तो देखो ध्यान दें, यहां तक आप बताएं। इसके अलावा अन्य ऑप्शन मैंने बेसिकली हाईलाइट्स कर दिए हैं। यहां पे जो आपका बताया जा रहा था, सबसे पहले जैसे फोटोमेट्री की आप यूज कर रहे हैं, वो जनरली जो आप लोग यूज कर रहे हैं उसका बेसिक मतलब है कि यहां पर देखो ऑप्शन के अंदर आपने बताया, ऑप्शन आप कह रहे हैं जैसे फ्लेम फोटोमीटर, तो फ्लेम फोटोमीटर के बारे में भी मैं यहां पर आपको बता दूं कि फ्लेम जो फोटोमीटर आप यूज कर रहे हो, ध्यान से सुनना, कि फ्लेम फोटोमीटर भी एक ऐसा डिवाइस है जो कि यूज किया जा रहा है किसके बारे में, केमिकल एनालिसिस करेगा। जो भी केमिकल आप यूज करते हैं, फॉर एग्जांपल सोडियम, पोटेशियम, लिथियम, कैल्शियम, इन सब की जो एनालिटिक स्टडी की जा रही है वो आपकी स्टडी फोटोमीटर, जो कि ऑप्शन 1 हम लोगों ने बताया है। तो आप देखो ना यार, कहां से प्रश्न आ जाते हैं। अब ये चाहे हमारे सिलेबस से रिलेटेड हो या ना हो, भाई हम कोई फिजिकल केमिकल स्टडी नहीं कर रहे हैं, हम यहां पर कोई केमिस्ट्री बायोलॉजी नहीं पढ़ रहे हैं, हम बेसिकली नर्सिंग रिलेटेड क्वेश्चनरी डिस्कशन कर रहे हैं, लेकिन फिर भी एग्जामिनर तो पूछ ही सकता है। इसके अलावा है आपका कैलोरीमीटर। कैलोरी से तो नाम से ही समझ में आता है
कैलोरी का मतलब हीट। भाई जो आप हीट बन रही है, देखो ध्यान से सुनना, कैलोरीमीटर, और कैलोरीमीटर क्या है? किसी भी केमिकल की रिएक्शन के कारण जो हीट बनती है, ध्यान से, मीजरिंग द हीट, हीट को मीजर करने के लिए कैलोरीमीटर का यूज होता है। मतलब कैलोरीमीटर हीट को पता कर रहा है, एक आपके सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन को पता कर रहा है, एक आपके केमिकल की कंसंट्रेशन को पता कर रहा है, और क्रोमेटोग्राफी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर आप ध्यान दे करके चले। क्रोमेटोग्राफी जो आप कह रहे हैं, ये जनरली एक लैब में यूज की जाने वाली टेक्निक है। जितने भी हमारे मिक्सचर्स होते हैं उनको अलग अलग सेपरेट जो करते हैं, वो जो बेसिकली टेक्निक है वो जनरली आपके क्रोमेटोग्राफी कहलाती है। तो क्रोमेटोग्राफी एक लेबोरेटरी टेक्निक है जहां पर हम सेपरेट कर रहे हैं। किसको सेपरेट कर रहे हैं? तो मिक्सचर को सेपरेट करते हैं। फॉर एग्जांपल कि गैस के अंदर क्या क्या मिला है, या किसी भी के अंदर गैस कितनी है, कौन सा सॉल्यूंट है, कौन सा सॉल्वेंट है, एवरीथिंग जब मिक्सचर में से छांट लिया जाता है तो वो जनरली जो टेक्निक आपकी कहला रही है वो क्रोमेटोग्राफी कहलाती है। कहने का मेरा तात्पर्य है कि इस प्रकार के प्रश्न रेगुलर तो नहीं, लेकिन कभी कभी एग्जाम्स में आ सकते हैं, क्योंकि हमारा जो मेन मुद्दा है वो मुद्दा यही है कि हमें हर तरीके से तैयार रहना है, चाहे वो स्टैंडर्ड हो, चाहे मीडियम, या जैसे भी। सही बात है, समझ में आ रही है ना बेटा आप सभी को? हाँ बेटा, तो देखो ध्यान से सुन, यहां तक आप बताएं। तो बेसिक पॉइंट हमारा यहां निकल करके आ रहा है कि हमने जो प्रश्न पूछा उस प्रश्न में आपने, जैसे क्रोमेटोग्राफी आपने बता दिया कि मिक्सचर जो होते हैं उन मिक्सचर को सेपरेशन के लिए यूज कर रहे हो। ये बेसिकली आप कलर या जो कंसंट्रेशन है किसकी, सॉल्यूशन की, आप इसके लिए यूज कर रहे हैं। इसके अलावा कैलोरी जो मीटर है वो जनरली हीट के लिए यूज कर रहे हैं। तो ये अलग अलग पॉइंट हमने बताए, और यहां पर जो बेसिक निकल करके आपका आंसर आ रहा है वो बेसिक आंसर आपका क्या हो गया? फिर कौन सा हो गया? कैलोरीमीटर। और कैलोरीमीटर वो आपका बेसिक इंस्ट्रूमेंट है जिसका उपयोग हम लेते हैं किसको पता करने के लिए? कलर, और कलर के अलावा कंसंट्रेशन अगर सॉल्यूशन की पूछी जाए तो भी आपने इसी का नाम लेना है। यहां तक बात समझ में आई? तो यहां तक बताए, नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग डिस्कशन करना चाहेंगे। भाई बात समझ में आ रही है ना बेटा सभी को? हाँ, वेरी गुड। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं बेटा। एक एक प्रश्न, आप, ये इंस्ट्रूमेंट है, कई बार आपने देखा होगा कि जो एग्जाम में प्रश्न आते हैं वो इमेज बेस्ड क्वेश्चंस भी आ जाते हैं, और जो इमेज बेस्ड क्वेश्चंस आपके सामने आते हैं तो वो इमेज बेस्ड क्वेश्चनरीज के अंतर्गत, देखो ध्यान से सुनना भाई, अब आपके सामने जो हमने कहा जैसे कैलोरीमीटर, इसकी इमेज जहां तक मुझे मिली मैंने आपको बताई है। आपका यह है फोटोमीटर, इसकी भी इमेज है। ये इमेज वगैरह आपके एग्जाम्स में आ जाती है। भाई ये जो है आपका जनरली फोटोमीटर। भाई मान लो एग्जाम में इमेज बेस्ड क्वेश्चन आए तो या फोटोमीटर बताओ, और ये आपने बताना है कैलोरीमीटर। क्योंकि इमेज बेस्ड क्वेश्चनरीज आप देखते हैं कि हम क्लिनिकल प्रैक्टिस में काम कर रहे हैं, हॉस्पिटल्स में काम कर रहे हैं, हॉस्पिटल्स में काम करते हुए भी बहुत से ऐसे इंस्ट्रूमेंट हैं जो हमसे मिस हो जाते हैं, और अगर एग्जाम में आते हैं तो हम कहते हैं अरे यार इमेज बेस्ड तो हम ऐसे ही कर देंगे, हमने तो बहुत प्रैक्टिस की है। ऐसा होता नहीं है हमेशा कि आपने प्रैक्टिस की है, लेकिन प्रैक्टिस के अलावा एग्जामिनर भी तो अपनी प्रैक्टिस कर रहा है, एग्जामिनर भी तो अपना काम कर रहा है। क्योंकि एग्जामिनर का बेसिक एम यही है कि मिनिमम टू मिनिमम जितने लोगों को रोका जा सके उतनों को रोक दें। तो यहां पर ध्यान दें, ये आपके सामने कैलोरीमीटर है, ये भी कैलोरीमीटर ही है भाई, ये भी आपका कैलोरीमीटर ही है। इमेज ये भी है और इमेज ये भी है। जैसा भी आए एग्जाम में वैसा आप आंसर दे सकते हैं।
तो कैलोरी मीटर पे ध्यान दें और ये जनरली फोटोमीटर। चले नेक्स्ट प्रश्न के ऊपर। अरे यहां तक अप टू डेट समझ में आ रहा है? अतुल समझ में आ रहा है बेटा? दिनेश समझ में आ रहा है बेटा? जगदीश, हाँ। तो देखो बेटा यहां तक आप ध्यान दें। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर हम लोग चलेंगे। हाँ देखो ध्यान से सुन, एक बड़ा इंटरेस्टिंग है और बहुत आपके काम का है, एक बहुत कॉमन प्रश्न भी है। और बिल्कुल कॉमन तो कॉमन है तो कॉमन बने रहे, क्योंकि हम तो वैसे भी कॉमन मैन ही हैं, बड़े नहीं हैं। अब देखो बेटा ध्यान से सुनना, आपके सामने प्रश्न आ रहा है और प्रश्न को प्रॉपर फोकस करें। यहां पर प्रश्न आप पहले पढ़ लें, प्रश्न को पढ़ने के बाद ही आप उत्तर ढूंढने का प्रयास करें। प्रश्न पढ़ें आराम से, कोई जल्दीबाजी नहीं है, क्योंकि यही तो हमारा एम है। हमें करना क्या है, हमें स्टडी तो करनी है, इतनी जल्दी क्या है भैया। तो बेसिक है, आराम आराम से पढ़ें, क्योंकि समय पर आपने कुआं नहीं खोदना है। आपने प्रॉपर रूप से एक ऐसी कंसिस्टेंसी के साथ प्रिपरेशन करनी है जो हमें सेलेक्ट करा दे। मेन एम हमारा यही। तो देखो आपके सामने प्रश्न है, प्रश्न को पहले ध्यान से पढ़ लें। कह रहे ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर कॉमन साइन एंड सिम्टम्स ऑफ फिलीबाइटिस, और लास्ट में क्या लिख दिया गया है? बात समझ में आ रही है? यहां पर कह रहे हैं कि जितने भी लिखे गए हैं इनमें से फिलीबाइटिस का लक्षण कौन सा नहीं है, या उसको छोड़ करके आप बताओ। हाँ जी, पवन, डी, मनीष, वेरी गुड, बोलते जाओ बेटा। हाँ, फ्रैंक, ब्लीडिंग एट द इंसर्शन साइट, रेड स्ट्रिक एग्जिस्टिंग आईवी इंसर्शन साइट, एडिमा, वार्म एट द आईवी इंसर्शन साइट, पेन और डिस्कंफर्ट एट द आईवी इंसर्शन साइट। सब अपने अपने सुझाव देते जाएं, लेकिन मुझे एक बात बता, बार बार यही कह रहा हूं, सीधा आंसर नहीं चाहिए। मैं पहले ये जानना चाह रहा हूं कि एक एक सिम्टम्स के ऊपर अगर हम बात करें, यहां पर कह रहे हैं कि व्हाट आर दी फॉलोइंग कॉमन, क्या पूछे जा रहे हैं? कॉमन पूछे जा रहे हैं, लक्षण पूछे जा रहे हैं, किसके पूछे जा रहे हैं? फिलीबाइटिस। और लास्ट में क्या लिख दिया है? एग्जैक्ट। पहला तो मैं ये बता दूं उन बच्चों को, मेरे उन प्यारे स्टूडेंट्स को, कि बहुत ऐसे एग्जाम होते हैं, याद करो 2 साल पहले जब दिल्ली एम्स हुआ था, 40% क्वेश्चन सिर्फ एग्जैक्ट पे ही आ गए थे। ऐसे ही मुझे ध्यान है 2008-9 ESIC 60%, 100 में से 60 क्वेश्चन सिर्फ एग्जैक्ट के ही आ गए थे। क्योंकि कितना ही संभल करके काम करें, ये एग्जैक्ट हमें ले ही मरता है, कहीं ना कहीं गलती हो ही जाती है। हम तो सावधानी पूरी देते हैं, लेकिन सावधानी के बावजूद भी तो एक्सीडेंट होते हैं ना। तो यहां पर आपकी तैयारी प्रॉपर कैसे? तो ये एक तो प्रश्न को पढ़ने का तरीका प्रॉपर यूज करें। अब यहां पर आपको निकालना है कि फिलीबाइटिस के बेसिक सिम्टम्स क्या है। चलो एक बात बताओ, अगर मैं आपसे एक छोटा सा पॉइंट पूछता हूं, मुझे सीधा सीधा आंसर देना। अगर किसी भी पेशेंट को फिलीबाइटिस है, तो क्या उसको पता करने का कोई स्कोर है? सिर्फ आंसर दो मुझे, यस और नो। भाई फिलीबाइटिस का पता कैसे करोगे? देख करके करोगे? कौन से स्केल की मदद से करोगे? स्टेजेस क्या यूज करते हैं? यस और नो, सिर्फ 2 पॉइंट में आप आंसर दे दें कि अगर किसी भी पेशेंट को फिलीबाइटिस है तो व्हाट इज द स्कोर, या व्हाट इज द कह सकते हैं रूल एंड रेगुलेशन यूज फॉर चेक द स्टेज ऑफ फिलीबाइटिस। कि फिलीबाइटिस की स्टेज को अगर पता करना चाहते हो तो कोई मीटर लगा हुआ है क्या? जैसे कैलोरी टेस्ट करते हैं,
ब्रैंडन स्केल यूज करते हैं। ऐसे कोई स्केल है क्या? ये क्या है? विजुअल एनालोगस? विजुअल नहीं बेटा, ये तो जनरल ऑब्जर्वेशन के अंतर्गत आएगा वो। ये कह रहे यस सर, है तो सही। एक कह रहा है भैया हाँ कोई नहीं है सर, कुछ कह रहे हैं यस सर, साइन एंड सिम्टम से ही पता करते हैं, इंस्पेक्शन से पता करते हैं। वेरी गुड। देखो सबने अपने अपने सुझाव दे दिए हैं, लेकिन मैं आपको सिंगल वर्ड में पहले तो यह बता देना चाहूंगा कि अगर एग्जामिनर आपको पूछता है कि व्हाट इज द स्केल, ध्यान से सुनना, व्हाट इज द स्केल आर यूज्ड फॉर चेक द स्टेजेज ऑफ फिलीबाइटिस, कि फिलीबाइटिस की स्टेजेज को चेक करने का स्कोर क्या कहलाता है, तो उसको बोलना वीआईपी। दिखाऊंगा आगे कैसा होता है, लक्षण हम आगे बात करने वाले हैं। देखो ध्यान से सुन, पहले तो आप जनरल जो आप सभी लोगों ने कहा है आप वो देख लें कि भाई आपको सबको पता है कि अगर किसी भी पेशेंट को फिलीबाइटिस है तो जनरल लक्षण तो आपको पता है। चलो पहले मैं आपको स्कोर पे ही बता देता हूं। देखिए ध्यान से कि जनरली वीआईपी बोलते हैं, आप जैसे विजुअल बोल रहे हैं तो विजुअल इन्फ्यूजन फिलीबाइटिस स्कोर बोलना है। भाई यहां पर अगर आपको पूछा जा रहा है तो सीधा सीधा आप बताओ, और आपने सीधा सीधा क्या बताना है, तो आपने यहां पर बोलना है कि जो स्कोर है उस स्कोर को विजुअल इन्फ्यूजन, ध्यान से सुनना, विजुअल इन्फ्यूजन फिलीबाइटिस स्कोर बोलते हैं, और शॉर्ट में लिखते हैं वीआईपी। वीआईपी क्यों? मरीज है और मरीज को हम वीआईपी बोलेंगे। तो आपने बताना है विजुअल इन्फ्यूजन फिलीबाइटिस स्कोर, तो वीआईपी स्कोर, और वीआईपी जो स्कोर है वो जनरली फिलीबाइटिस की स्टेजेस को पता करने के लिए उपयोग लिया जाता है। अब ये जो वीआईपी स्कोर आप बता रहे हो, इस वीआईपी स्कोर के कौन कौन सी स्टेज में कौन कौन से सिम्टम्स और कौन कौन से लक्षण हैं, तो जनरली शुरू में जब आप देखते हैं, ध्यान से सुनिएगा कि ये जो वीआईपी स्कोर आप बता रहे हो, इस वीआईपी स्कोर के अंदर आप ध्यान दो कि भाई वीआईपी स्कोर और वीआईपी स्कोर में बेसिक जो लक्षण आप बोल रहे हैं वो लक्षण क्या है। तो देखो एक एक स्टेज के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। भाई सबसे पहले आप ध्यान देना कि जो वीआईपी स्कोर आपने बताया है, उस वीआईपी स्कोर की अगर स्टेजेस की चर्चा करें तो सबसे पहली जो जिसको कि हम लोग, एक तो जीरो का बेसिक मतलब है कि स्किन एकदम हेल्दी है, जिसको कि हम कौन से कलर से दिखाते हैं, ग्रीन कलर के द्वारा दिखा रहे हैं। बेसिक पॉइंट है कि स्किन हेल्दी मतलब उसमें किसी भी प्रकार की रेडनेस नहीं है, किसी भी प्रकार के कलर चेंजेस नहीं है, वार्मनेस नहीं है, रेडनेस नहीं है। इट मीन स्किन हेल्दी है, और स्किन हेल्दी है मतलब नॉर्मल, और नॉर्मल मतलब जीरो की ग्रेड में आएगा। दूसरा है जहां पर आप देखते हैं रेडनेस होती है कैनुलेशन की साइड पर, और यदि आप वहां देखते हैं कि पेशेंट को हल्का पेन भी होता है। ध्यान से सुनिएगा कि पहली स्टेज, और पहली स्टेज में आप कह रहे हैं स्लाइटली पेन है, स्लाइट मतलब थोड़ा बहुत दर्द, और दर्द के साथ में देखने को मिलता है स्किन पर क्या, रेडनेस। और ये जो बेटा रेडनेस और पेन जो आप बताते हैं, ये जनरली कौन सी स्टेज को इंडिकेट कर रहे हैं, फर्स्ट स्टेज को इंडिकेट कर रहे हैं। क्योंकि जैसे जैसे कंपटीशन टाइट होता चला जा रहा है, वैसे वैसे एग्जामिनर आपसे कह सकता है कि भाई व्हाट इज दी ऑब्जर्व बाय द नर्स इन फर्स्ट स्टेज ऑफ फिलीबाइटिस, कि फिलीबाइटिस की पहली स्टेज में बताओ निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण देखने को मिलेगा। तो आपने बताना है पेन और रेडनेस देखने को मिलेगा। दूसरी स्टेज में आ जाओ आप, दूसरी स्टेज में पेन तो रहेगा,
पेन के साथ में वो अरिथमा होगा, जनरली वो रेडनेस जो निशान से बन जाते हैं दाने दाने से, और इसके साथ साथ स्वेलिंग भी हो जाएगी। कौन सी स्टेज है? ये आपकी सेकंड स्टेज है। भाई सेकंड स्टेज में दो लक्षण एक्स्ट्रा आ गए हैं, एक तो आप कह रहे हो एरिथमा और दूसरा है स्वेलिंग। मतलब अगर एग्जामिनर आपको कहता है कि सेकंड स्टेज में कौन सा लक्षण देखते हैं, तो जो हम जनरल वर्ड बोलते हैं ना, स्वेलिंग, एरिथमा, रेडनेस, पेन बोलते हैं, तो यहां पर जो दो लक्षण आप देख रहे हैं वो इसकी सेकंड स्टेज के अंदर आ रहे हैं। इसके साथ साथ आपने थर्ड स्टेज पे जाना है कि पेन जो हो रहा है वो थोड़ा सा धीरे धीरे सीवियर होने लगता है। भाई पेन थोड़ा सा आपको देखने को मिलेगा कि सीवियर हो जाएगा। इसके अलावा एरिथमा है और इन ड्यूरेशन वहां पर रेडनेस एरिया थोड़ा बड़ा हो जाएगा। तो ये आपको साथ में कौन सी स्टेज हो गई है? थर्ड स्टेज हो गई है। ऐसे ही चौथी स्टेज जो है वह पैल्पेबल वीनस कोड, अभी इमेज में दिखाऊंगा। पैल्पेबल वीनस जो कि आपको कौन सी स्टेज में देखने को मिल रहा है? फोर्थ स्टेज में देखने को मिल रहा है। सारे लक्षण कॉमन बनते चले जा रहे हैं और लास्ट में पायरेक्सिया फीवर भी आ जाएगा पेशेंट को पांचवी स्टेज में। अब ये अलग अलग अगर एग्जामिनर पूछ रहा है तब तो अलग अलग बता दो, और सिंगल वर्ड में अगर एग्जामिनर कहता है व्हाट इज द यूनिवर्सल सिम्टम्स ऑफ द फिलीबाइटिस, तो रेडनेस, पेन और वार्मनेस जो है वो जनरली देखने को मिलता है। तो वो तो एक सिंगल वर्ड में है, लेकिन अलग अलग स्टेजेस में अगर प्रश्न आता है तो ऐसे आपने बताना है। मतलब एक तो आपको स्कोर का नाम पता हो, वीआईपी स्कोर बोलना है, और वीआईपी स्कोर में पहली स्टेज में कौन से लक्षण है, दूसरी में कौन से हैं, तीसरी में कौन से हैं, चौथी में कौन से हैं। या मान लो एग्जामिनर सीधा सीधा ही लिख दे कि फीवर इज ऑब्जर्व या फीवर इज कंप्लेंट बाय ए क्लाइंट व्हेन ही हैज द फिलीबाइटिस विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेज, कि एक पेशेंट है जिसको की फिलीबाइटिस हो गया, तो बताओ फीवर उसको कौन सी स्टेज में होगा? तो सीधा सीधा आपने बोलना है फिफ्थ स्टेज में होगा। तो आप देखते जाए कि एक एक चीज कितने बेटा हमारे काम की है, जबकि इन सभी चीजों को हम मिस करते हैं। जबकि पॉइंट तो माइनर टू सीवियर एक एक चीजें आपके काम की है, कोई ऐसी चीज है ही नहीं जो कि हम डिस्कशन करें और वो बेस्ट हो जाए या खराब हो जाए। चलो इसका मैंने आपको कहा था एक इमेज दिखाता हूं। आप देख रहे हैं यहां पर मैंने आपको कहा था, अभी जैसे चित्र के अंदर आपने यहां पे देखा, हमने कहा पैल्पेबल वीनस कोड। तो आप यहां पे देख रहे हैं कि ये जो एरिया यहां आपको नजर आ रहा है, ये जनरली आप देख रहे हैं कि पैल्पेबल होगी आपको वीनस कोड, और पैल्पेबल वीनस कोड आप देख रहे हैं, स्टेजेस आपको पता हो। आप यहां पर देख रहे हैं रेडनेस भी आपको नजर आ रही है। अब पेन तो दिखता नहीं है, वो तो मरीज ही आपको बताएगा। कहने का मेरा बेसिक मतलब है कि अगर एग्जाम में इमेज बेस्ड क्वेश्चनरी आ जाती है कि दिखाया गया इमेज बताइए कौन से कॉम्प्लिकेशन का है जो कि आईवी थेरेपी के दौरान हो सकता है, तो आपने यहां पर बताना है कि यहां पर आपको देखने को मिल रहा है जिसमें हमने कहा पेन, टेंडरनेस, वार्मनेस, लंप बन जाती है। ये सारे के सारे बेसिक पॉइंट है जो फिलीबाइटिस में आपको देखे जाते हैं। तो अब हमने डिस्कशन तो कर लिया कि व्हाट इज द फिलीबाइटिस। फिलीबाइटिस इन्फ्लेमेशन है जो कि वेन के अंदर आप कहते हैं। फिलीबाइटिस जो होता है वो एक प्रकार का इन्फ्लेमेशन है, ये भी हमें पता है, और ये तो ऐसे कॉमन पॉइंट है जो कि आपको दुनियादारी में हर कोई जानता है, लेकिन स्कोर नहीं बताएगा कोई, स्टेजेस आपको नहीं पढ़ने को मिलती है। मिलती कहां है? जब हम एग्जाम में जाते हैं, क्योंकि आपने देखा है हम पूरी प्रिपरेशन के साथ जाते हैं तो भी एग्जाम में कुछ ना कुछ तो नया आ ही जाता है। तो हम करें क्या? तो हमें वहां बेटा अपनी प्रिपरेशन को ही थोड़ा सा स्टैंडर्ड लेवल पर लाना है।
जैसे मुझे ध्यान है, एक बच्चे ने कहा कि सर टेस्ट सीरीज में क्वेश्चन बहुत कठिन आते हैं, सर ऐसे क्वेश्चंस क्या नॉर्सेट में आते हैं? मैंने कहा बेटा जब तेरे को इतना पता है कि आते हैं नहीं आते हैं तो भाई तू ज्वाइन ही क्यों कर रहा है? भाई तू तो फिर हमको ही ज्ञान बांट दे। बात समझ में आ रही है? कहने का मतलब है हर प्रकार के क्वेश्चंस की प्रिपरेशन आपको होनी चाहिए। जब हम प्रिपरेशन टॉप लेवल पे करेंगे, अरे भाई तैयारी आईएएस की कर रहे हो तो एलडीसी का तो एग्जाम दे सकते हो। कहने का मतलब नॉर्सेट की प्रिपरेशन कर रहे हो तो सीएचओ का तो एग्जाम दे ही सकते हो ना। तो तैयारी अच्छी करो ना। तो चलो खैर, ये बेसिक लक्षण है जो आप बताएं। हम हमारे प्रश्न के ऊपर वापस आ जाते हैं। यहां पर आपको प्रश्न के अंदर पूछा था, हमें तो जवाब तो ढूंढ ले। यहां पर कह रहे हैं कि ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर कॉमन साइन एंड सिम्टम्स ऑफ फिलीबाइटिस छोड़कर सबसे पहले आप देख लो, पेन देखा आपने? अरे पेन था ना फिलीबाइटिस में? हाँ या ना? था ना? तो आप ध्यान से कह रहे हैं पेन और डिस्कंफर्ट एट द आईवी इंसर्शन साइट, मतलब लोकलाइज्ड पेन देखने को मिलेगा। और लोकलाइज्ड जो पेन देखने को मिलेगा वो भी एक मुख्य लक्षण की कैटेगरी में आता है। लेकिन अगर एग्जामिनर आपको पूछे सीवियर पेन फिलीबाइटिस की कौन सी स्टेज में है, तो थर्ड स्टेज में है। माइल्ड पेन कौन सी स्टेज में है, तो पहली स्टेज में है। हाँ या ना? भाई आपको पता हो कि एग्जामिनर इसी सिंपल चीज को भी कठिन कर सकता है। अगर एग्जामिनर सिंपल पूछेगा तो इतना सब पूछ लेगा, बताओ फिलीबाइटिस के मुख्य लक्षण पेन, रेडनेस और वार्मनेस, जैसा कि ऋषिकेश एम्स में आया हुआ है। लेकिन मान लो फर्दर वो क्या पूछेगा, तो फर्दर वो कह सकता है बताओ पेन कौन सी स्टेज में सीवियर है, पेन कौन सी स्टेज में माइनर है। तो ये ध्यान दे, मैंने आपको बताया। दूसरा है एडिमा एंड वार्मनेस। भाई एडिमा और वार्मनेस मैंने आपको बताया है, ये भी लक्षण आपने फिलीबाइटिस में देख लिया है। रेड स्ट्रिक आपने देखा, रेडनेस जो है वो भी वहां पर है, तो रेडनेस भी है, पेन भी है, एडिमा भी है। तो ये तो लक्षण है। लेकिन एग्जामिनर क्या पूछ रहा है, बताओ कौन सा लक्षण नहीं है। तो आपने यहां पर फिर बताना है भैया ये लक्षण नहीं है। लेकिन ये लक्षण नहीं है, फिलीबाइटिस का तो नहीं है, लेकिन है किसका? अरे किसी का तो होगा ना। किसका है बेटा? बेटा बताओ, शिल्पा बताओ बेटा, किसका लक्षण है ये? भाई अगर आपको कह रहे हैं फ्रैंक ब्लीडिंग एट द इंसर्शन साइट, कि जहां कैनुला आपका लगाया हुआ है ना, उस कैनुला की इंसर्शन साइट के ऊपर लीकेज शुरू हो जाता है ब्लड का, और ये जो रिसाव होता है किस कॉम्प्लिकेशन में होगा बताओ? तो बेटा देखो ध्यान से सुनना, आपने यहां पे ध्यान देना है कि अगर ब्लीडिंग हो रही है, लीकेज ऑफ ब्लड फ्रॉम द साइट, तो ये जनरली आपका है हिमेटोमा, नॉट इनफिल्ट्रेशन। दिनेश, इनफिल्ट्रेशन के अंदर ब्लीडिंग नहीं होती है, हिमेटोमा जहां पर लीकेज ऑफ ब्लड, हल्का हल्का ब्लड का लीकेज शुरू हो जाता है। अरे इनफिल्ट्रेशन मत बोलो, मुझे मालूम है तुमने रख लिया इनफिल्ट्रेशन। चलो मैं इसी पर आपको बेसिक बताता हूं, आपको पता चले कि फॉर एग्जांपल किसी भी क्लाइंट को आप बता रहे हैं, और अगर आप यहां बता रहे हैं तो मैं आपको सबसे पहले बताऊं, जैसा आप कह रहे हो साइन एंड सिम्टम्स इनफिल्ट्रेशन, आप अब तक इनफिल्ट्रेशन, और दूसरा मैं आपको यहां बताऊं हिमेटो। ध्यान से सुनना भाई, दोनों के अंदर ही अगर आपको लक्षणों की चर्चा कर रहे हो, भाई कंफ्यूजन क्यों है? तो कंफ्यूजन बेसिकली इसीलिए है कि हम लोगों ने प्रॉपर रूप से इस चीज के ऊपर ध्यान नहीं दिया। तो अब ये छोटी मोटी गलतियां हमें नहीं करनी है। देखो सुनना, पहले तो मैं आपको बताऊं इनफिल्ट्रेशन जनरली अगर आप पढ़ते हो तो ये मैंने आप लोगों को वैसे क्लासेस में भी पढ़ाया होगा,
सब जगह आपको देखने को मिलेगा और ये हर कोई बोलेगा इन्फिल्ट्रेशन मोस्ट कॉमन साइन एंड सिम्टम्स आईवी थेरेपी का। ठीक है भाई, मान लेते हैं मोस्ट कॉमन है, इन्फिल्ट्रेशन मोस्ट कॉमन साइन एंड सिम्टम्स तो है। जहां पर आप देखते हो कूलनेस होगी लोकलाइज के ऊपर, एडिमा भी वहां आपको देखने को मिल जाएगा। आपका फ्लूइड वेन में ना जाएगा, वेन में जाने की बजाय इंटरस्टाइटल स्पेस में कलेक्ट होने लगेगा। तो देखो ध्यान देना, इनफिल्ट्रेशन एक तो आप ध्यान दो मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन है। मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन किसका? आईवी थेरेपी। ये तो पॉइंट आपको पता होना ही चाहिए। बेसिक अगर लक्षणों की बात करोगे ना तो दो लक्षण आपको एक तो पता हो। सबसे जो मुख्य लक्षण है वो एक तो आप बताओ भाई कूलनेस, या आप यहां पे बोल दो कोल्डनेस एट आईवी साइट। आईवी साइट के ऊपर कोल्डनेस, ये आपका हेलमार्क सिम्टम है। हेलमार्क सिम्टम का मतलब जानते हो? हेलमार्क सिम्टम्स का मतलब है सबसे मुख्य लक्षण, सबसे इंपॉर्टेंट लक्षण है जो आपको पता हो। भाई आपने यहां पे बताना है कूलनेस सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि स्वेलिंग तो फिलीबाइटिस में भी हो रही है, स्वेलिंग यहां भी हो रही है। इसका मतलब है कि कचरा कलेक्ट नहीं करना, बायोमेडिकल वेस्ट का काम मत करो। आप यहां पर काम करो जो आपके काम की चीजें हैं। जैसे मैंने आपको यहां बताया कि कूल या कोल्डनेस होगी, और फिर साथ में जो आपको लगता है भैया पेन बोलना है तो पेन बोल दो, आपने यहां स्वेलिंग एडिमा बोलना है तो ये बोल दो। मतलब मेरा कहने का है कि आप साथ में और लक्षण बोल दो, लेकिन स्पेसिफाइड लक्षण आपको पता होने चाहिए। भाई स्पेसिफाइड पॉइंट तो आपको पता हो। एसोसिएट, भाई मान लो पेन भी आ जाए, एडिमा स्वेलिंग भी आ जाए और कूलनेस भी आ जाए तो पहली प्रायोरिटी। कहने का मकसद है कि एग्जामिनर ऐसे ऐसे प्रश्न भी आपको पूछ लेते हैं। मान लो आपसे कहा कि व्हाट इज द हेलमार्क सिम्टम्स ऑफ द इनफिल्ट्रेशन, इनफिल्ट्रेशन का हेलमार्क सिम्टम बताओ, और उसने आपको लिख दिया स्वेलिंग, पेन और कोल्डनेस एट द साइट। तो कोल्डनेस या कूलनेस जो है वो जनरली आपका सबसे पहली प्रायोरिटी देना। और आपने देखा होगा कि जब कैनुला आउट हो जाता है तो वहां पर आप देखते हो कि फ्लूइड लीकेज होकर इंटरस्टाइटल स्पेस में आ जाता है। ब्लीडिंग देखी है क्या आपने इनफिल्ट्रेशन में? तो क्यों यार ब्लीडिंग 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 कर रहे हो तुम लोग इनफिल्ट्रेशन में? हां, एक चीज आपने जरूर देखी होगी कि जब इनफिल्ट्रेशन किसी भी पेशेंट को होता है तो आप उसको तेज दबा देते हो, प्रेस कर देते हो। हाँ है ना? करते हैं, रेगुलर हमारी प्रैक्टिस में है। आपने यहां पर अगर किसी भी पेशेंट को इनफिल्ट्रेशन हो गया है कैनुलेशन की साइट पर, तो कभी भी कंप्रेस मत करना, उसको दबाना मत, क्योंकि दबाओगे तो बन जाएगा हिमेटोमा। और आपने वही चीज देखी है, क्योंकि गलती तो की है ना। इसीलिए एग्जामिनर आपको यह भी कहता है कि नर्स को क्या नहीं करना चाहिए ड्यूरिंग द केयर ऑफ इनफिल्ट्रेशन। इनफिल्ट्रेशन अगर आईवी थेरेपी के दौरान है तो नर्स क्या नहीं करेगी? उस साइट को कंप्रेस नहीं करेगी, क्योंकि अगर साइट कंप्रेस होगी तो वहां पर वेसल्स रप्चर होगी, और अगर वेसल्स रप्चर होगी तो ब्लड तो लीकेज होगा ही ना। और 99% हेल्थ केयर प्रोवाइडर और नर्सेज जब क्लिनिकल प्रैक्टिस में काम करते हैं तो ये काम जरूर करते हैं, इसीलिए उनको देखने को मिलता है ब्लड लीकेज हो रहा है। लेकिन वो तो भैया कॉम्प्लिकेशन ही बदल गया, और कॉम्प्लिकेशन कौन सा हो गया? हिमेटोमा। तो हिमेटोमा में बेसिकली कौन से लक्षण आप देख रहे हो?
तो आप ध्यान से सुनना भाई। अगर हिमेटोमा किसी भी पेशेंट को हो गया है तो हिमेटोमा का बेसिक मतलब ही है कि कलेक्शन ऑफ ब्लड, ब्लड का कलेक्शन हो रहा है टिश्यू के नीचे की तरफ, स्किन के नीचे की तरफ, और यहां पर अगर कलेक्शन है तो यहां पर आपको देखने को मिलेगा क्या, तो आप देखोगे यहां मुख्य रूप से लीकेज ऑफ ब्लड फ्रॉम कैनुलेशन साइट। कैनुलेशन की जो साइट है उससे हल्का हल्का ब्लड क्या होगा, लीकेज होना शुरू हो जाएगा। फिर आपको यहां पर दिखेगा गांठ सी बन जाती है, ऐसी भाट जिसको हम बोलते हैं देशी भाषा में कि गांठ बन जाती है, जिसको पेनफुल लंप बोलते हैं। और ये पेनफुल लंप जो होती है ये भी इसी का मुख्य लक्षण है। बात समझ में आ रही है? कहने का मेरा मतलब है कि एडिमा, स्वेलिंग, ये चीजें मत ढूंढो यार, तुम ढूंढो जिससे कि मुख्य डिफरेंशिएट कर पाओ कि व्हाट इज द डिफरेंस। अगर सिंगल वर्ड में कोई बोले कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इन्फिल्ट्रेशन, तो आपने वहां कोल्ड रेस बोलना है या लीकेज ऑफ ब्लड बोलना है। फिलीबाइटिस पूछे तो वार्मनेस बोलना है। कहने का मतलब है एक वर्ड में आंसर देने की आदत भी डालो मेरे बेटा, क्योंकि आपने देखा होगा जब एक ही जैसे ऑप्शंस आ जाते हैं तो आंसर बनता ही नहीं है। या तो आप उसको छोड़कर आओगे या फिर राम भरोसे है बैस ले भैया जैसी आराम लगा, ऐसे नहीं लगाना है। बात समझ में आ रही है? तो स्पेसिफाइड पॉइंट पर फोकस करें। तो प्रश्न पर हम आ जाते हैं और प्रश्न अब आप देख ही लो कि ये जो आप देख रहे हैं ये तीनों के तीनों लक्षण तो फिलीबाइटिस के हैं, और ये जो चौथा लक्षण देख रहे हो ये चौथा लक्षण किसका बताया बेटा आपने? हिमेटोमा। तो करेक्ट कर लो अपनी स्टडी, करेक्ट कर लो अपने नोट्स और इसमें से मेंशन कर लो। हाँ जी, बात समझ में आ रही है क्या? सुनील, दिनेश कुमार, दिनेश जाखड़, समझ में आ रही है बेटा? ये वेब सीरीज यार एक बहुत बढ़िया नाम रख रखा है। ये बच्चा कौन है यार? बड़ा इफेक्टिव सा दिख रहा है मुझे। अरे वेब सीरीज चला रहे हो क्या बेटा? नाम यार, नाम तो सही रखो यार। चलो खैर, जो भी नाम हो, काम से मतलब है हमें तो। चलो खैर, यहां तक बंद। तो हमारा ये क्वेश्चन भी शायद मेरा मानना है आपको बेटर समझ में आया होगा, बात समझ में आई होगी, क्वेश्चन के तरीके बेसिकली आपको समझ में आए होंगे, क्योंकि हमारा एम बेसिक यही है कि हर लाइन में ही प्रश्न छुपा हुआ है, उस प्रश्न को ढूंढना है। क्योंकि एग्जामिनर पुराने प्रश्नों को 5-10% रिपीट कर देगा, लेकिन 90% प्रश्न तो बनाने ही होंगे। और बनेंगे कैसे? तो जैसे मैंने बता रहे हैं वैसे ही आपके प्रश्न बनेंगे, हां या ना। हाँ बेटा शिल्पा, समझ में आ रही है बेटा? अंजू, समझ में आ रहा है बेटा? तो देखो यहां तक आप ध्यान दीजिएगा, नेक्स्ट प्रश्न पर हम लोग डिस्कशन करेंगे। हाँ जी, प्रश्न आपके सामने है, एक बार प्रश्न को आराम से पढ़ें और प्रश्न को आराम से पढ़कर, ध्यान दो, प्रश्न को आराम से पढ़ें और प्रश्न को आराम से पढ़कर पहले समझें। जल्दीबाजी का काम एक्सीडेंट कराएगा, शैतान का काम जल्दीबाजी। हमें कोई जल्दी नहीं है, क्योंकि हम तो पढ़ाने के लिए खड़े हुए हैं और आप पढ़ने के लिए खड़े हुए हैं। भाई अगर आप अपनी पढ़ाई से जी चुराएंगे मतलब आप अपने, कह सकते हो, फ्यूचर से गद्दारी कर रहे हैं, और अगर मैं पढ़ाते समय जी चुराऊंगा इसका मतलब मैं अपने प्रोफेशन से गद्दारी कर। पढ़ाई पे फोकस करो और हम पढ़ाने पर फोकस करें, सीधा सा मतलब इतना है। अब आपके सामने सिंपल सा प्रश्न है, प्रश्न को पहले पढ़ लें। यहां पर कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग लीस्ट प्रायोरिटी। बात को सुन लो, यहां पर कह रहे हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग लीस्ट प्रायोरिटी यूज्ड बाय नर्स। कह रहे विच ऑफ द फॉलोइंग
लीस्ट प्रायोरिटी यूज्ड बाय नर्स। यहां पर कह रहे हैं कि जो नर्स है वो कौन सी लीस्ट प्रायोरिटी को यूज करेगी? मीजर करने के लिए लेंथ ऑफ एनजी ट्यूब। एनजी ट्यूब की लंबाई को नापना है और लंबाई को नापने के लिए सबसे लीस्ट प्रायोरिटी क्या है? प्रश्न पढ़ा नहीं, उत्तर देने के लिए बड़े बेताब हो रहे हो। हां गोयल साहब सुन लो, क्या पूछ रहे हैं? ये कह रहे हैं लीस्ट प्रायोरिटी बताओ, ये नहीं कह रहे हैं फर्स्ट प्रायोरिटी बताओ। प्रश्न पढ़ा क्या? अरे प्रश्न समझ लो। गुड मॉर्निंग बेटा राम अवतार। तो बेटा ध्यान दो, देखो आपने यहां पर बताना है, भाई आपको कह रहे हैं लीस्ट प्रायोरिटी। अब ये लीस्ट मैं आपको बता दूं कि जो मेरे स्टूडेंट्स हैं अगर वो कहीं भर भी पढ़ा रहे हैं तो वो सिर्फ ये आंसर दे सकते हैं, या वो मेरे स्टूडेंट जो पढ़ रहे हैं वही आंसर दे सकते हैं। इसके अलावा मेरा दावा है कोई आंसर नहीं देगा। कारण बता दूं, ये क्वेश्चन भी मेरा मैन्युफैक्चर्ड और ये भी आपके एग्जाम में आ चुका है। मैं बार बार इसीलिए कहता हूं कि जो प्रश्न आपको बताए जा रहे हैं ना, उन प्रश्नों को तो आप अंडरलाइन करके अपनी ऐसी जगह रख दो जहां पर आपको जरूरत पड़ने पर यूज ले पाओ। अब देखो यहां पर आप कह रहे हो कि लीस्ट, तो पहले तो आप ये समझ लो आपकी मेन प्रायोरिटीज क्या है। जब आप किसी भी पेशेंट को एनजी ट्यूब डालते हो, एनजी ट्यूब भी पूछ रहा है ना, कुछ और तो नहीं पूछ रहा। हाँ कह रहे हैं कि लीस्ट प्रायोरिटी बताओ, और वो कौन यूज करेगी? नर्स यूज करेगी। किसको मीजर? मीजर मतलब नापते हैं ना हम लोग, टिप ऑफ नोज से ऐसे जैसे भी आप नापते हैं। तो कह रहे हैं लेंथ को नापने में सबसे लीस्ट प्रायोरिटी। अब इसके बारे में मैं 2 पॉइंट आपको जरूर बताना चाहूंगा, क्योंकि क्या है संजू कुमार 4th ऑप्शन। चलो आंसर हम बाद में ढूंढ लेंगे, पहले मैं आपसे कुछ पॉइंट यहां डिस्कशन करना चाहूंगा। भाई आंसर मैंने बार बार क्या कहा कि आंसर तो हमें मिल ही जाएगा अगर हमें प्रॉपर रूप से पता है कि हम लोग इसके बारे में क्या जानते हैं। आप प्रोसीजर पढ़ेंगे तो प्रोसीजर में बहुत से पॉइंट हैं जो आप लोगों को पढ़ने को मिलेंगे। अब देखो ऑप्शन तो ये है, मैं आपको यहां पर बताना चाहूंगा कुछ स्पेसिफाइड। जैसे आपको यहां मान लीजिए कहा जा रहा है कि आप एनजी ट्यूब की लेंथ को मीजर करते हैं, मतलब आपको अगर यहां कहा जा रहा है मीजर करेंगे लेंथ ऑफ एनजी ट्यूब, नापते हैं ना जब एनजी ट्यूब को डाल, तो कैसे? तो आप बात सुनना, आप लोगों ने एक तो पॉइंट यहां सुना होगा टिप ऑफ नोज से लेकर के ईयर लोब, उसके बाद अप टू जिम्फॉइड प्रोसेस। मैक्सिमम मेरा तो मानना है कि 100% लोग ही इसी को याद करते हैं, लेकिन एग्जामिनर के पास तो बहुत चॉइस है, बहुत स्कोप है। आपको एग्जामिनर से 2 कदम आगे चलना है अगर सिलेक्शन चाहिए तो। कैसे? तो सुन भाई, आपने यहां पर लिखा, जैसे हमने ऑप्शन में लिखा टिप ऑफ नोज, टिप की जगह ब्रिज ऑफ नोज भी एग्जामिनर लिख सकता है, दोनों एक ही चीज है। देखो ध्यान दो, टिप ऑफ नोज की जगह आप लिख सकते हो ब्रिज ऑफ नोज, एक ही बात है, ये सिर्फ कंफ्यूजन करने के तरीके हैं। पहले बात सुनना, यहां पर कह रहे हैं टिप ऑफ नोज या ब्रिज ऑफ नोज टू ईयर लोब, ये भी दुनिया को पता है। अब ईयर लोब ना लिख करके टारगस ऑफ ईयर, बात वही है, लिखने का तरीका ही तो निराला है। अरे भाई एग्जामिनर आपको शब्दों में ही तो
फंसा रहा है। ये शब्द ही हमें समझने हैं। मान लो आपको लिखा टिप ऑफ नोज की जगह ब्रिज ऑफ नोज टू ईयर लोब या टारगस ऑफ द ईयर, फिर आगे लिख दिया देन अप टू जिम्फॉइड प्रोसेस। ये सारी दुनिया को पता है और एग्जामिनर को भी पता है कि ये सारी दुनिया को पता है। अब डिफरेंशिएट क्या है? तो डिफरेंशिएट ये है मेरे बेटा, अगर ये ऑप्शन आ रहा है तो ठीक है, काम चल जाएगा, लेकिन ये फर्स्ट प्रायोरिटी तो नहीं है। अब लगा होगा जोर का झटका, अब लगा होगा जोर का झटका, क्योंकि गुरुजी हमने तो यही पढ़ा है, हमें तो हमारे सर ने यही पढ़ाया है। लेकिन याद कर लो, अगर मैंने क्लासेस में आप लोगों को पढ़ाया है, बहुत बच्चे ऐसे भी हैं शायद वो क्लास में नहीं होंगे, तो मैंने आपको एक एक चीज की प्रायोरिटीज भी बताई होंगी, हाँ या ना? अरे बोलो तो सही। हाँ जी, देखो ध्यान से सुनो, आपने यहां पर बताया कि हम लोग टिप ऑफ नोज या ब्रिज ऑफ नोज से टारगस ऑफ ईयर या ईयर लोब तक नाप रहे और उसके बाद कहां अप टू जिम्फॉइड प्रोसेस, लेकिन ये तो रॉन्ग है। ये सही कब है? जब इससे अच्छा कोई ऑप्शन ना हो। क्योंकि मैं आपको बता दूं, अगर आप इस तरीके से ही एनजी ट्यूब को मीजर करोगे ना, तो पेशेंट को ईसोफेजियल इंजरी और पेशेंट एस्पिरेट हो सकता है फीडिंग के दौरान। बात समझ में आ जाएगी अभी जब मैं आंसर दूंगा। देखो ध्यान से सुनते जाओ। मतलब अब ये तो इमोशनल अत्याचार सा हो गया कि सर हमने तो यही पढ़ा, लेकिन पढ़ने के बावजूद भी हमारा ऑप्शन गलत कैसे है? इस पर भी मैं आपको बात बताता हूं। मैंने आपको क्या कहा, ये प्रश्न भी मेरा ही मैन्युफैक्चर्ड, और ये प्रश्न जब एग्जाम में आया उस बच्चे ने मुझे वहीं से एग्जाम देते ही फोन किया कि सर आपने वो प्रश्न बताया था, वो एज इट इज फोटोकॉपी एग्जाम में आ गया। कैसे आ गया? तो ऑप्शन दूसरा भी सुन लीजिएगा कि भाई इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन आ जाता है। ध्यान दो भाई, एक तो आपने कहा इसके बाद नेक्स्ट है, आप वही बोल दो जैसे टिप ऑफ नोज टू ईयर लोब, देन 1 to 2 inch above the जिम्फॉइड प्रोसेस। अगर ये ऑप्शन लोगे तो ये तो बिल्कुल ही गलत है। जब हम एनजी ट्यूब डालते हैं तो उससे पहले लेंथ को मीजर करते हैं, लेकिन लेंथ को अगर आप जिम्फॉइड प्रोसेस से ऊपर रखोगे तो यहां पर रिस्क बढ़ जाएगी। पेशेंट क्या हो सकता है? एस्पिरेट हो सकता है फीडिंग के दौरान। मतलब ये ऑप्शन भी आपका, पहले मतलब समझते जाएं, उत्तर तो हम ढूंढ ही लेंगे वहां पर आगे आकर के। पहले आप सिर्फ ये समझ लें कि आप ट्यूब डालने के लिए कौन कौन से तरीकों से उसकी लेंथ को नाप सकते हो। तो ये तरीका तो 100% रॉन्ग है। ऐसे तो आपने कभी भी एनजी ट्यूब को नहीं नापना है। अगर ऐसे नाप लोगे तो ये आपकी लैक ऑफ स्किल्स होगी और ये गलत प्रैक्टिस होगी। ऐसा कभी भी मरीज के साथ मत करना जो आपके ऊपर विश्वास करके हॉस्पिटल में आया है। बात समझ में आ रही है? चलो साहब यहां तक ध्यान दो। तीसरा ऑप्शन और बता रहा हूं, यहां पर वो आपको कह रहे हैं, सुनते जाओ, हम कह रहे हैं मीजर कैसे कैसे। तो पहला पॉइंट बताया वो आपको सबको पता है, दूसरा जो बताया वो रॉन्ग है। तीसरा हमने कहा टिप ऑफ नोज टू ईयर लोब। ईयर लोब की जगह टारगस आ सकता है, टिप की जगह ब्रिज आ सकता है, मैंने बता दिया है। देन 1 to 2 inch below the
जिम्फॉइड प्रोसेस। देखो बेटा ध्यान से सुन लेना, आपने यहां पर बताना है कि या तो आपको एग्जामिनर बोल दे 1 से 2 इंच या सीधा सीधा बोल दे 1 इंच। बात सुनिएगा, आपने यहां पर बताना है कि भाई 1 इंच कह सकते हैं, क्योंकि 2 इंच तो पूरा जाते ही नहीं है। कहने का मेरा मकसद है कि अगर 1 और 2 भी आ जाए ना तो 1 इंच। अब ये चीज सुन लो जो आपके ज्यादा काम की है, और यही आपकी सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी है, सबसे करेक्ट तरीका है। अगर आपको एग्जामिनर कहता है कि 100% अगर कोई करेक्ट तरीका है तो यही है कि आपने नाक के ब्रिज से या टिप से नाप के ईयरलोब या टारगस तक जाना है, और फिर आपने जिम्फॉइड प्रोसेस के और अम्बलाइकस के बीच में तक मिडवे भी एग्जामिनर लिख सकता है। मिडवे बिटवीन दी अम्बलाइकस एंड जिम्फॉइड प्रोसेस। जिम्फॉइड प्रोसेस और अम्बलाइकस के मिड में यहां तक नापना है। मैंने आपको इतना लिख दिया, एग्जामिनर तो मैं कह रहा हूं ना, वो आपको मिडवे भी बोल सकता है। मिडवे बिटवीन अम्बलाइकस एंड जिम्फॉइड प्रोसेस। भाई आपको तो एग्जामिनर पूरा खंगाल देगा, मैं बता रहा हूं। एग्जामिनर चाहता है कि हमें ट्रेंड नर्सेज मिले, इसीलिए तो इतने रोड़े अटका रहे हैं। कभी किसी प्रकार के नियम ला रहे हैं, कभी कैसे नियम ला रहे हैं, कभी आपके स्किल टेस्ट करवा रहे हैं, कभी इंटरव्यूज करवा रहे हैं, कभी कुछ और कभी कुछ। तो कभी कुछ में वो फंसता है जिसकी प्रिपरेशन अप टू दी मार्क नहीं है। आप अप टू दी मार्क प्रिपरेशन करो, मैं कहता हूं कौन रोक देगा? 1 बार रोक देगा, 2 बार रोक देगा, तीसरी बार तो मजबूरी उसकी हो जाएगी, वो आपको हाथ जोड़कर बोलेगा भाई तू बैठ गया। कहने का मेरा बेसिक मतलब है कि आपको पता होना चाहिए कि 1 इंच और मैक्सिमम 2 इंच तक या सीधा सीधा मिडवे अम्बलाइकस और जिम्फॉइड प्रोसेस के बीच तक नापना है, और यही हमारा फर्स्ट प्रायोरिटी है। अब होगा क्या? ये चीज रख ली साहब हमने, बात सुनना, इस चीज को हमने रख लिया कि सर ने एक चीज बहुत बढ़िया बता दी कि जैसे ही एग्जामिनर हमें प्रश्न पूछेगा और प्रश्न में मान लो लिख रहा है अप टू जिम्फॉइड प्रोसेस, जिम्फॉइड प्रोसेस के 1 इंच नीचे या मिडवे बिटवीन दी, अलग अलग तरीके सर ने बताए हैं, अलग अलग तरीकों से अब मैं आंसर देना सीख गया हूं। सीख तो गए हो, लेकिन एग्जामिनर क्या तुमको छोड़ देगा? इतना आसान नहीं है गवर्नमेंट जॉब। कैसे? तो बात सुन। अब आपको एग्जामिनर ने प्रश्न वापस से यही पूछा, और एग्जामिनर ने कहा कि सबसे सही तरीका बताओ जिससे कि हम एनजी ट्यूब की मेजर कर सके लंबाई को। पहले में वही लिख दिया, टिप ऑफ नोज से ईयरलोब अप टू जिम्फॉइड प्रोसेस, टिप ऑफ नोज से ईयरलोब 1 से 2 इंच ऊपर, ऐसे घुमा फिरा कर। उसमें ऑप्शन दिया ही नहीं, ना तो ये ऑप्शन दिया और ना ये ऑप्शन दिया। फिर आंसर वही कर आ गए, कौन सा? अप टू जिम्फॉइड प्रोसेस, क्योंकि ऑप्शन ये है ही नहीं ना, क्योंकि ये तो फर्स्ट प्रायोरिटी मैंने बता ही दिया, लेकिन ये ऑप्शन में ही नहीं है, तो वो आंसर वापस से वही कर आ गए। फिर गलती हो गई। फिर किसी ने कहा भाई गलती कैसे हो गई? तो गलती ऐसे हो गई, ऑप्शन को पूरा पढ़ते समय आप देख लीजिएगा। कैसे देख लीजिएगा? तो आप सुन लें। ऑप्शन में हो सकता है, ध्यान दें, ऑप्शन में हो सकता है कि एग्जामिनर ने लिख दिया हो, ऑप्शन सुन लो, क्योंकि ऑप्शन ही तो हमें कंफ्यूज करते हैं। एग्जामिनर ने लिखा यहां टिप ऑफ नोज टू ईयरलोब, देन 1 to 2 inch above the
अम्ब्लाइकस या नेवल। देखो ध्यान से सुन लो, अब काम की चीज, कंफ्यूजन तो ऐसे ही है। पहले आप पढ़ रहे थे कि जिम्फॉइड से 1 से 2 इंच नीचे या मिडवे। अब एग्जामिनर ने अगले एग्जाम में नीचे ना लिख करके नेवल या अम्ब्लाइकस से 1 से 2 इंच क्या लिख दिया, अबोव लिख दिया। अरे बात तो वही है ना, चाहे जिम्फॉइड से नीचे जाओ चाहे अम्ब्लाइकस से ऊपर आओ, हाँ या ना। बात समझ में आ रही है? कहने का मकसद है कि आपने स्पेसिफाइड, ये कौन बच्चा है, क्या लिखा है, ओके लोकेश प्रजापत है क्या जिसने लिखा है, जिसने जिनेश सर की क्लास को लाइक नहीं किया उसको नुकसान उठाना पड़ सकता है। बेटा ऐसे क्या वार्निंग दे रहे हो, कोई इंडिया पाकिस्तान की लड़ाई हो रही है क्या? आप, मैंने कल भी कहा था, मैं किसी को ये नहीं कहूंगा लाइक करें, मैं किसी को ये नहीं कहूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, मैं ये नहीं कहूंगा कि आप बेल आइकन दबाएं। भैया गरज आपकी है, मैं तो यहां खड़ा होकर के पढ़ा दूंगा। सेलेक्ट होकर 70,000 रुपए महीना तनख्वाह कौन उठाएगा? वो आप ही उठाओगे। मुझे तो क्या करोगे भाई, ठीक है सर आपकी नर्सिंग टुडे की मेंबरशिप ले ली, लो सर 2,000 2,500 दे दिए 1 साल के, तो मुझे तो कुछ नहीं मिलने वाला। वो भी सिर्फ इसलिए लेना पड़ता है कि वो पूरी टीम जो है वो पेपर बना रही है, तैयार कर रही है, अपलोडिंग कर रही है। ये तो मैं तो सब कुछ फ्री में ही देने के लिए यहां खड़ा हुआ हूं, क्योंकि जो हमने बनाया है, जो हमने मेहनत की है, वो आपके लिए ही तो की है। तो मेरा सिर्फ एम यही है कि आप सेलेक्ट हो जाओ, और सेलेक्ट होकर सिर्फ अपनी दुआओं में याद रखो कि हाँ दिनेश सर ने पढ़ाया था और हमारा तो सिलेक्शन हो गया। सिर्फ मैं उसी से सेटिस्फाइड। आप जो करें वो सब आप पे डिपेंड है, क्योंकि मेन गर्ज आपकी मेरी कम। सुन लो, तो यहां पर आप ध्यान दें, जैसे जैसे मैंने पॉइंट बोले हैं ना वैसे वैसे आप ध्यान दो। अब वापस प्रश्न पे ले आता हूं, प्रश्न को पढ़ना और समझना। इतने मैंने अलग अलग तरीके आपको बता दिए हैं, कैसे मिशन करेंगे, कैसे उसको नापेंगे। अब यहां पर एग्जामिनर ने क्या ये पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग फर्स्ट प्रायोरिटी, नहीं पूछा ना। फर्स्ट प्रायोरिटी होता तो जिम्फॉइड प्रोसेस के नीचे, मिडवे या अम्ब्लाइकस से 1 से 2 इंच ऊपर बोल देते, हाँ या ना? हाँ। तो अब सुनते जाओ ऑप्शन। ये पूछ रहा है लीस्ट प्रायोरिटी, ध्यान दीजिएगा, लीस्ट प्रायोरिटी। तो यहां पर आपसे पूछ रहे हैं ब्रिज ऑफ द नोज टू ईयरलोब, देन डिफिस्टर्नम, वही है अप टू जिम्फॉइड प्रोसेस। ठीक है, आंसर तो ठीक है, लेकिन ये फर्स्ट प्रायोरिटी तो नहीं है और ये लीस्ट पूछ रहा है। चलो आगे कह रहा है टिप ऑफ नोज टू ईयरलोब देन अप टू जिम्फॉइड प्रोसेस। दोनों का मतलब सेम है, चाहे ऑप्शन आप ये ले लो चाहे ऑप्शन आप ये ले लो, दोनों का मतलब क्या है, सेम। मतलब ये तो यूज कर रहे हो ना और आज तक करते ही आए। ये क्या पूछ रहा है, लीस्ट पूछ रहा है। फिर आपका आ गया टिप ऑफ नोज टू ईयरलोब देन 1 इंच अबव द जिम्फॉइड प्रोसेस। अगर आप जिम्फॉइड प्रोसेस से 1 से 2 इंच ऊपर रखोगे तो एस्पाइरेशन के 110% चांसेस होंगे। तो लीस्ट तो मामला यही है, इसको हम यूज नहीं करेंगे। तो यहां पर बेसिक आंसर तो आपका यही बन गया है। फिर है टिप ऑफ नोज टू ईयरलोब देन 1 इंच बिलो द जिम्फॉइड प्रोसेस। ये तो पहली प्रायोरिटी है जिसको सब आप लोग आंसर दे रहे थे, लीस्ट लीस्ट लीस्ट। ये तो सबसे पहली प्रायोरिटी है। अगर आप एनजी ट्यूब का मीजर कर रहे हो तो मतलब ये तो फर्स्ट प्रायोरिटी है, लीस्ट नहीं है। ये दोनों जो है ये आपकी सेकंड प्रायोरिटी हो गई है एक साथ। इसके अलावा ये लीस्ट प्रायोरिटी है,
कहने का मतलब है कि कभी भी जिम्फर्ड प्रोसेस से ऊपर एनजी ट्यूब का मेजरमेंट मत करना। अगर आपने इससे ऊपर मेजरमेंट कर लिया, इसका मतलब पेशेंट को कॉम्प्लिकेशन के चांसेस ज्यादा होंगे। बात समझ में आ रही है? हां या ना में तो जवाब दे दो। किसी ने आपकी जबान को बंद तो नहीं कर दिया है मेरे बेटा? तो देखो, यहां तक आप सुनते जाएं, बात को समझते जाएं, क्योंकि जितने भी पॉइंट आप और हम डिस्कशन कर रहे हैं ये फर्दर एग्जाम्स में आपके लिए बहुत फायदेमंद साबित होने वाले हैं। तो ये कुछ पॉइंट हमने बताए हैं, इनसे रिलेटेड कोई इमेज है तो वो भी एक बार हम लोग देखते हैं और फिर आगे बात करते हैं। देखो, जनरल पॉइंट्स हैं जो एक बार हम लोग यहां देख लेते हैं। देखो, ध्यान से सुनना भाई, आप यहां पर बता रहे हैं, ये तो जनरल आपका इमेज है जो कि आप एनजी ट्यूब का देखते हैं, जो इमेज बेस्ड क्वेश्चनरी आ जाती है ना, तो ये तो आपका एनजी ट्यूब है। और ये एनजी ट्यूब जनरली वो है जो रेगुलर जिसको आप यूज करते हो, जिसको बोलते हैं रायल्स ट्यूब बोलते हैं बेटा, तो ये वो है। तो एक तो ये जनरल, ठीक है, इमेज बेस्ड है, मैं और भी आगे आएगा तब मैं आपको बताऊंगा। एक आप देख रहे हैं कि भाई यहाँ टिप ऑफ नोज से लेकर के आप मेजर करते हो, और टिप ऑफ नोज से लेकर के जब आप मेजर करते हो तो यहां से ये आपके टार्गस, ईयर लोब और जिम्फर्ड प्रोसेस, और ये उससे नीचे ये यहां मिडवे, ये अम्बलाइकस है। देखो ध्यान दीजिए, यहां पर ये अम्बलाइकस है और अम्बलाइकस, और ये आपका क्या है, जिम्फॉइड प्रोसेस। भाई ये जिम्फॉइड प्रोसेस, और इसके ये जो बीच वाला एरिया है ना बेटा, ये जो बीच वाला एरिया है, यहां तक आपने मेजर करना है। तो ये प्रॉपर मेजर करने के आपके तरीके हैं जो आपको पता होने चाहिए। इसके साथ साथ स्पेसिफाइड अगर हम बात करें तो, और मैं आपको एक इमेज और है वो दिखाता हूं। देखो, यहां पर आप देख रहे हैं, चित्र देख रहे हैं, इमेज देख रहे हैं, और इमेज के अंदर आप देख रहे हैं कि भाई ब्रिज ऑफ नोज, तो ब्रिज ऑफ नोज से लेकर वही ईयर लोब है। यहां मेजर 5 सेंटीमीटर कह रहे हैं, किससे, जिफिस्टर्नम या वही जिम्फॉइड प्रोसेस आप बता रहे हो। तो कहने का मतलब है कि आपको पता हो 1 से लेकर 2 इंच स्पेसिफाइड पॉइंट आप ध्यान दें, क्योंकि आंसर जैसे आप यहां इस चित्र में देख लो कि आपने यहां नापा, नाप के यहां ईयर लोब तक आए, यहां तक आप आ गए। यहां पर जो जंक्शन बन रहा है स्टोमक का, तो यहां पर क्या है कि भाई ईसोफेगस तो प्रॉपर रूप से फिक्सेशन नहीं हो पाएगा, इसलिए आपको इस ट्यूब को थोड़ा और नीचे की तरफ लाना है, और नीचे लाओगे तो स्टोमक में प्रॉपर आ पाएगी। बेसिक पॉइंट ये है, इसलिए आपने जो मिडवे हमने बताया है, मिड लाइन या मिडवे किसके, अम्बलाइकस और जिम्फॉइड प्रोसेस, इसके बिल्कुल सेंटर में या 1 से 2 इंच नीचे की तरफ आपने इसको क्या करना है, मेजर करना है। ये आप ध्यान दीजिएगा। तो देखो, ये स्पेसिफाइड पॉइंट्स है जो आपको पता होने ही चाहिए अगर आप प्रोसीजर को परफॉर्म कर रहे हैं, क्योंकि अब तक हमने जो किया उसको साइड में छोड़ दो। अब हमारा मेन पॉइंट यही है कि प्रिपरेशन ऐसी हो कि हमें सेलेक्ट करवा दे। तो यहां तक मेरा मानना है आप सभी लोगों को बेटर रूप से मेरी बात समझ में आई होगी। किसी भी प्रकार के सुझाव, किसी भी प्रकार की एडवाइस आप डायरेक्ट मेरे मोबाइल नंबर के ऊपर व्हाट्सएप कर सकते हैं। किसी स्पेसिफाइड टॉपिक के बारे में आप डिस्कशन करना चाहते हैं, उसके बारे में आप मेरे मोबाइल पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। आप अपने फ्रेंड्स को जितना ज्यादा बताएं, आपके फ्रेंड्स भी सेलेक्ट होंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। तो आज के लिए तो इतना ही, समय बहुत जल्दी निकल गया हमारा, 1.5 घंटा हो चुका है। और रेगुलर बने रहें, हम लोग नर्सिंग टुडे ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर सभी लोग मिलेंगे। आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत थैंक यू। आपका दिन शुभ और मंगलमय हो, इसी के साथ मैं आपसे कामना करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट जो आगे हम लोग पढ़ेंगे, जो नेक्स्ट टॉपिक होंगे उसके ऊपर हम लोग आगे चर्चा करेंगे। आज के लिए इतना ही और धन्यवाद। बने रहें नर्सिंग टुडे पर। थैंक्स।